हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है GnRH। क्या नाम होता है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या नाम है? ये काम करता है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड पर। किस पे काम करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी बोले तो पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? और पीयूष ग्रंथि से दो हार्मोन निकलते हैं। कितने निकलते हैं भाई? एक निकलता है LH। कौन निकलता है? दूसरा निकलता है FSH। LH तो हम कहेंगे काम करेगा लिडिक सेल पर। किस पे करेगा भाई? लिडिक सेल। लिडिक सेल का दूसरा नाम क्या है? इंटरस्टिशियल सेल। कौन सा भाई? इंटरस्टिशियल सेल। इसलिए हम LH का दूसरा नाम रख देते हैं ICHS। क्या रखते हैं भाई? ICHS, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये क्या करता है? एंड्रोजन का निर्माण करता है। किसका करता है भाई? एंड्रोजन का। एंड्रोजन बोले तो टेस्टोस्टेरोन। कौन है भाई? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अब देखिए भाई FSH काम करेगा सर्टोली सेल पर। किस पे काम करेगा भाई? सर्टोली सेल। ठीक है, सर्टोली सेल से एक हार्मोन बनेगा जिसका नाम होगा ABP। क्या नाम है? ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या नाम है भाई? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। जैसे हमने कह दिया क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। कौन है भाई? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हमने कहा जो ये सर्टोली सेल है ये बना रही है ABP। क्या नाम है? ABP यानी एंड्रोजन। एंड्रोजन बोले तो टेस्टोस्टेरोन। क्या भाई? टेस्टोस्टेरोन। तो ये क्या करेगा? टेस्टोस्टेरोन को बाइंड करेगा। किसको बाइंड करेगा? टेस्टोस्टेरोन को। अब देखो यहाँ बाहर है इंटरस्टिशियल सेल। कौन है भाई? ये बनाएगी टेस्टोस्टेरोन। क्या बनाएगी भाई? टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन हम कहेंगे इसके अंदर जाएगी किसमें? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। किसमें जाएगा? तो हम कहेंगे ये जो ABP है इसको बांधे रखने का काम करेगी। जैसे जैसे हम कहेंगे अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा हम कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस है वो बढ़ेगी। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे कि अगर मान लो टेस्टोस्टेरोन का लेवल घट गया तो क्या होगा? ABP अंदर जो टेस्टोस्टेरोन है उसको जल्दी से पकड़ने की कोशिश करेगी। अगर मान लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तब क्या होगा? तब हम कहेंगे सर्टोली सेल एक हार्मोन निकालेगी। क्या निकालेगी? हार्मोन। उसका नाम होगा इनहिबिन। क्या नाम होगा भाई? इनहिबिन। ये इनहिबिन क्या करेगा? मैसेज भेज देगा पिट्यूटरी के पास। किसके पास? पिट्यूटरी के पास। हाइपोथैलेमस के पास। किसके पास? हाइपोथैलेमस। और इन दोनों को कहेगा भाई आप GnRH कम बढ़ाओ। क्या कम बढ़ाओ? GnRH। अब GnRH कम बढ़ेगा इसका मतलब हम कहेंगे पूछा गया कि जो इनहिबिन है वो मेनली किसका संदमन करता है? FSH का करता है LH का? FSH। तो हम कहेंगे मेनली करता है FSH का। तो हम कहेंगे इनहिबिन मुख्यतया FSH का संदमन करता है। क्लियर बात भाई? ये कब का क्वेश्चन है? नीट 2016 का है। कब का भाई? नीट 2016 का। अब देखिए हम कहेंगे ये बना रही है टेस्टोस्टेरोन। क्या बना रही है? टेस्टोस्टेरोन। अगर मान लो टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हो गया तो भी हम कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली हम कहते हैं 10 की घात 12 से लेकर 10 की घात 13 शुक्राणु पर डे बनते हैं। ठीक है, कितने बनते हैं? 10 की घात 12 से 10 की घात 13। अगर मान लो 10 की घात 13 से भी ज्यादा होने लग गया तो टेस्टोस्टेरोन कहेगा भाई मैं तो अपना काम कर रहा हूं, लेकिन ये कहेगा हमें इतनी जरूरत है नहीं है। तो ये इसको कहेगी तू भेज नेगेटिव फीडबैक। क्या भेज भाई? नेगेटिव फीडबैक। ये भी किसको भेजेगा? पिट्यूटरी को। और साथ में किसको भेजेगा? हाइपोथैलेमस को। क्या भेजेगा इसने? नेगेटिव फीडबैक। क्या भेजा भाई? नेगेटिव। क्लियर बात? नेगेटिव फीडबैक का मतलब है इनको बोलेगा अब हमें इसकी जरूरत है नहीं है तो उसका श्रावण वो कम कर दे। अब देखिए जैसे मान लो संख्या कम होने लगी वापस 10 की घात 12 से कम होने लगी तब क्या होगा? वापस से हम कहेंगे लिडिक सेल पर आपका LH काम करेगा, टेस्टोस्टेरोन बनेगा। इधर से सर्टोली क्या करेगी? ABP रिलीज करेगी। फिर से ABP क्या करेगी? टेस्टोस्टेरोन को बाइंड करेगी, प्रक्रिया चलाती रहेगी। जैसे अगर हम कहेंगे ज्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ वापस इनहिबिन आएगा, इनको संतुलित करने का काम करेगा। इधर से टेस्टोस्टेरोन भी इनको संतुलित करने का काम करेगा। क्लियर बात? ये होता है इसके अंदर हार्मोनल रेगुलेशन। अच्छा, सिस्टम यानी कि मादा जनन तंत्र। क्या है? मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र मान लेते हैं प्राथमिक लैंगिक तंत्र। क्या बात करते हैं भाई? तो प्राथमिक लैंगिक तंत्र कौन है? कौन है भाई? अंडाशय। कितने होते हैं? कैसे होते हैं? अरे बादाम जैसे। कैसे भाई? बादाम जैसे। कच्चा बादाम सुना है? वैसे हम कहते हैं एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। कितने होते हैं भाई? एक जोड़ी। और बादाम मुंह होते हैं। कैसे होते हैं भाई? बादाम होते कहां पर है? तो हम कहेंगे हमारे श्रोणि क्षेत्र में। कहां होते हैं भाई? श्रोणि क्षेत्र। अगर द्वितीयक लैंगिक की बात करें तो हम कहेंगे इसमें आएगी सहायक नलिका। कौन आएगी भाई? सहायक नलिका। आएगी सहायक ग्रंथियां। कौन आएगी भाई? सहायक ग्रंथियां। और आएगी आपकी बाह्य जननेंद्रिय। कौन आएगी भाई? बाह्य जननेंद्रियां। इनको इंग्लिश की एनसीईआरटी में एक नाम और दिया गया है, वो नाम है वल्वा। क्या नाम है भाई? वल्वा।
एक हमने पढ़ा था यूला, क्या पढ़ा था भाई? यूला होता है हमारे मुंह में, तो किसी को लटकता हुआ दिखाई देता है, और बाह्य जननेंद्रिय बोलते हैं वल्वा, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है? यू और वी का डिफरेंस है, ठीक है? कौन आती है भाई? एलोपियन है नलिका। दूसरा आता है गर्भाशय, कौन आता है भाई? गर्भाशय। गर्भाशय से बाहर निकलती है गिरवा, कौन निकलती है भाई? गिरवा, ठीक है? और उसके बाद आती है योनि, कौन आती है भाई? ठीक है? सारे ग्रंथियों में बात करें तो हम कहते हैं इसमें दो ग्रंथियां होती है, कौन सी होती है भाई? दो ग्रंथियां, एक होती है बार्थोलिन, कौन सी होती है भाई? बार्थोलिन, और एक होती है आपकी पेरायूरिथ्रल, कौन सी होती है भाई? पेरायूरिथ्रल ग्लैंड, क्लियर बात? और बाह्य जननेंद्रियों के अंदर हम बात करें हम कहेंगे सबसे पहले पढ़ेंगे मॉन्स प्यूबिस, क्या पढ़ेंगे भाई? मॉन्स प्यूबिस, क्या पढ़ेंगे भाई? लेबिया मेजोरा के अंदर आएगा लेबिया माइनोरा, क्या आएगा भाई? लेबिया माइनोरा। अगर हिंदी में बात करें तो हम इसको बोलते हैं क्या? बृहद प्रकोष्ठ, क्या बोलते हैं भाई? और इसको बोलते हैं लघु प्रकोष्ठ, क्या बोलते हैं भाई? लघु प्रकोष्ठ, ठीक है? एक इसके अंदर संरचना दिखेगी जिसको हम बोलेंगे क्लाइटोरिस, क्या बोलेंगे भाई? इसको कहते हैं भग से, क्या बोलते हैं भाई? भग से, ठीक है? और इसके अंदर हम कहेंगे और हमें क्या दिखाई देगा? तो हम कहेंगे इसके अंदर अपने को दिखाई देगा एक यूरिनरी ओरिफिस, क्या दिखाई देगा भाई? यूरिनरी ओरिफिस यानी कि मूत्र द्वार, ठीक है? नर के अंदर हमने कहा मूत्र और जनन द्वार वो एक ही होता है, मादा में दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है? अगर स्ट्रक्चर बनाए तो ये लीजिए भाई स्ट्रक्चर, देखिए देखिए अगर हम बात करें तो हम कहते हैं ये तो है गर्भाशय, क्या भाई? गर्भाशय। गर्भाशय का ऊपरी खुला हुआ भाग कहलाता है फंडस, क्या कहलाता है भाई? फंडस। गर्भाशय का जो ऊपरी 2/3 भाग है, कौन सा भाई? ऊपरी 2/3 भाग, इसको हम बोलते हैं बॉडी, क्या बोलते हैं भाई? बॉडी। और निचला जो 1/3 भाग है इसको हम बोलते हैं सर्विक्स, क्या बोलते हैं भाई? सर्विक्स। निचला 1/3 भाग है इसको हम बोलते हैं सर्विक्स। इस बॉडी का दूसरा नाम है कार्पस, क्या नाम है भाई? कार्पस। तो गर्भाशय के कितने भाग? दो भाग, कितने? 3 भाग, कितने भाग? 3 भाग, कार्पस, फंडस और सर्विक्स, ठीक है? सर्विक्स क्या है तो हम कहेंगे एक संकरी नलिका है, क्या भाई? संकरी नलिका है, ठीक है? इसके बाद की तरफ हम कहेंगे होगी वेजाइना, कौन होगी भाई? वेजाइना। तो ये लीजिए भाई वेजाइना। इस वेजाइना के पास में हम कहेंगे दो ग्रंथियां होगी, कितनी ग्रंथियां होगी? दो ग्रंथियां, एक तो इस साइड में एक इस साइड में, इनका नाम क्या है भाई? इनका नाम है बार्थोलिन, क्या नाम है भाई? बार्थोलिन। ये क्या करती है? संभोग के दौरान, किसके दौरान भाई? संभोग के दौरान स्नेहन का कार्य करती है, किसका करती है भाई? स्नेहन का कार्य करती है। स्नेहन बोले तो लुब्रिकेशन, किसका नाम है भाई? लुब्रिकेशन। और साथ में हम कहेंगे ये क्या करेगी? हम कहेंगे एक क्षारीय तरल निकालेगी, क्या निकालेगी भाई? क्षारीय तरल। हम लिख देंगे साथ में ये क्षारीय तरल निकालेगी, क्लियर बात? अब देखिए भाई अगर वेजाइना में बात करें तो वेजाइना में हम कहते हैं कुछ बैक्टीरिया होते हैं, क्या होता है भाई? कुछ बैक्टीरिया, जैसे लैक्टोबैसिलस, कौन सा भाई? लैक्टोबैसिलस। जैसे ड्यूडेनम डेसाइलस, कौन सा भाई? ड्यूडेनम डेसाइलस। ये क्या करते हैं? जो सर्विक्स है, सर्विक्स से एक पदार्थ निकलता है जिसका नाम है ग्लाइकोजन, क्या नाम है? ग्लाइकोजन। ये बैक्टीरिया क्या करेंगे? इस ग्लाइकोजन का एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, क्या करेंगे? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। और इस ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में बदल देंगे, किसमें बदलेंगे? लैक्टिक एसिड। और यहां पर हम कहेंगे वेजाइना की पीएच है वो हो जाएगी अम्लीय, क्या हो जाएगी भाई? और कितनी हो जाएगी? 3 से 4, कितनी हो जाएगी भाई? 3 से 4। अब देखिए भाई ये सर्विक्स है, क्या भाई? सर्विक्स, ठीक है? इस सर्विक्स का हम कहते हैं अंदर वाली हिस्सा जो कि गर्भाशय से जुड़ रहा है, किससे जुड़ रहा है? गर्भाशय से जुड़ रहा है। इसको हम बोलते हैं इंटरनल ओपनिंग, क्या बोलते हैं भाई? इंटरनल ओपनिंग। और ओपनिंग के लिए मेडिकल में यूज करते हैं ओस, क्या यूज करते हैं भाई? ओस, ठीक है? जो वेजाइना के साथ में सर्विक्स का भाग है इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ओस, क्या बोलते हैं भाई? एक्सटर्नल ओस। अब देखिए हम ये जानते हैं कि एंजाइटी हमारी सीधी गति है,
कि गिरवा नाल और योनि मिलकर जनन नाल का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? जनन नाल का। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि सर्विक्स कैनाल, कौन सी भाई? सर्विक्स कैनाल प्लस वेजाइना, कौन है भाई? वेजाइना। इन्होंने मिलके बना ली बर्थ कैनाल। क्या बना ली भाई? क्लियर बात है ना? ठीक है। अब देखिए, अब हम आते हैं गर्भाशय के अंदर। तो गर्भाशय में हम कहते हैं 3 परतें होती है। कितनी परतें? 3। तो सबसे बाहरी परत होती है, इसका नाम होता है पेरीमेट्रियम। क्या नाम होता है भाई? सबसे बाहरी पहली परत है, इसका नाम क्या है? पेरीमेट्रियम। इसके अंदर वाली ये जो बीच वाली परत है, इसका नाम है मायोमेट्रियम। क्या नाम है भाई? मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर वाली इसका नाम क्या है भाई? एंडोमेट्रियम। अब मैंने एक फैलोपियन ट्यूब इधर बनाई है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस साइड में दूसरी फैलोपियन ट्यूब नहीं है। ठीक है, हम कहेंगे एक इस साइड है, एक इस साइड है। अब देखिए हम फैलोपियन ट्यूब की बात करते हैं। फैलोपियन ट्यूब हम कहते हैं कि गर्भाशय से अंडाशय को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? गर्भाशय से अंडाशय को। डायरेक्ट अटैच नहीं रहती, क्योंकि ये अंडाशय कभी भी डायरेक्ट टच में नहीं रहती, अंडाशय के चारों ओर रहती है। जैसे ये मान लो हमने कह दिया, जैसे ये फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब का सबसे पहले वाला संकरा सिरा, कौन सा भाई? संकरा सिरा। इसको हम बोलते हैं इस्टमस। क्या बोलते हैं? इस्टमस। तो ये सिरा कौन सा भाई? इस्टमस। ठीक है। इसके बाद हम कहेंगे थोड़ा सा आगे फूला हुआ सिरा, कौन सा भाई? फूला हुआ सिरा। और फूला फूला एम्पुला, फूला फूला एम्पुला, ये हो गया एम्पुला। ठीक है। अब देखिए, एम्पुला से हम कहेंगे आपके अंगुली सदृशीय संरचनाएं निकलेगी। इनको हम बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? फिंगरी। क्या बोलते हैं भाई? फिंगरी या झालर। क्या बोलते हैं भाई? फिंगरी या झालर। तो ये हमने कह दिया फिंगरी या झालर। ठीक है। अब देखिए, क्या ये डायरेक्ट एम्पुला से निकलते हैं? नहीं। या एम्पुला और इन झालर के बीच में हम कहेंगे कीपनुमा संरचना है। कैसे भाई? कीपनुमा संरचना। इस कीपनुमा संरचना को हम बोलते हैं इलफंडिबुलम। क्या बोलते हैं भाई? इलफंडिबुलम। अब देखिए भाई, हम कहेंगे ये अंडाशय है, इसके चारों ओर हमने कहा ये फिमरी है। ये फिमरी क्या करेगी? जैसे यहाँ से अंडाणु निकला, इस अंडाणु को कैच करने का काम करेगी। ठीक है। अंडाणु को कैच करके भेजेगी कहाँ पे? फैलोपियन नलिका में भेजेगी। ठीक है। अब फैलोपियन नलिका में कोई ना कोई छिद्र तो होना चाहिए जिसके थ्रू अंडा चला जाए। ठीक है। उस छिद्र का नाम होता है एब्डोमिनल ओस्टियम। क्या नाम होता है भाई? एब्डोमिनल ओस्टियम। ठीक है। अब होगा क्या कि हम कहते हैं मादा के अंदर प्रत्येक महीने में अंडाशय द्वारा एक अंडा रिलीज किया जाता है। तो बताओ भाई, एक इधर हो रही है, एक इधर हो रही है, यानी एक राइट में एक लेफ्ट में। बताओ कौन सी ओवरी से रिलीज होगा? कोई सी से भी। या कोई 2-2 3 महीने का क्रम होता है, 2 महीने तू कर ले, 2 महीने मैं कर लेती हूं, या 6 महीने तेरा, 6 महीने मेरा। ऐसा होता है क्या? एक साथ दोनों से? क्रम से। तो एक बार इससे एक बार उससे का कारण क्या है? हमको क्या पता था? हम लोगों ने अंडाशय की संरचना देखी थी 12वीं क्लास में। हमने कहा था कुछ इस तरीके की अंडाशय की संरचना होती है। ठीक है। हमने कहा था यहाँ से जब अंडोत्सर्ग होता है तो हम कहते हैं ओवरी यहाँ से थोड़ी सी फटती है और यहाँ से अंडा मुक्त करती है। ठीक है। तो हम कहेंगे जब इसकी दीवार फटेगी, ठीक है, तो वापस इस दीवार को तैयार भी करना पड़ेगा। यस सर। ठीक है। तो अगला अंडा जब तक बनेगा, ठीक है, यदि मान लो अगर इस ओवरी ने इस बार अंडा रिलीज किया है, ठीक है, तो जब तक अगले महीने के अंदर अंडे को उत्सर्जन करने की बारी आएगी तब तक ये अंडा तैयार नहीं कर पाएगी, ये अपनी दीवार को मरम्मत करेगी। इसलिए दूसरी वाली क्या कहेगी? चल इस महीने में तैयार कर देती है। यानी एक महीने अंडा इससे, एक महीने इससे, अल्टरनेट एकांतर क्रम में चलता है। दोनों से नहीं आएगा। कई बार हो क्योंकि जब तक हीलिंग प्रोसेस पूरी नहीं होगी ना तब तक अंदर हम कहेंगे लेयर नहीं बनी। कई बार हो जाते हैं ना जुड़वा बच्चे। नहीं, जुड़वा बच्चे का कारण ये नहीं है। नहीं वो एक ही अंडा होता है। जुड़वा बच्चे का कारण ये है शुक्राणु कि दो हो जाते हैं। वो दो केंद्र उसका कारण ये है कि जैसे मान लो एक अंडा है, उसके अंदर मान लो कोई या तो 2 शुक्राणु पेनिट्रेट कर दे जिसके अंदर एक में X और एक में Y हो। भाई एक लड़का और एक लड़की है, इसका मतलब ये है कि नर ने पार्टिसिपेट किया है, नर ने 2 शुक्राणु भेजे, एक X वाला एक Y वाला। शुक्राणु तो नर ही भेजेगा। और कौन से लेगा? 20 से 30 करोड़ जाते हैं एक बार में। हाँ। और लेडीज के ओवम मतलब 60 से 80 हजार जाते हैं एक बार। तब होंगे कि बच्चा और बच्ची दोनों हैं। ठीक है। अब कई क्या होते हैं, बच्चे एक जैसे होते हैं एकदम हूबहू कॉपी, जिसको हम कहते हैं जुड़वा। जैसे सलमान खान की जुड़वा मूवी देखी थी, वरुण धवन की देखी, उनके अंदर क्या होता है, अंडाणु को शुक्राणु भेज दिया। अब किसी कारण से इनसे 2 पार्ट बन गए, यानी 2 जाइगोट बन गए, उनको बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। क्या बोलते हैं? मोनोजाइगोटिक ट्विंस, समयुग्मी। ठीक है, या एकल युग्मी। तो सर एक स्पर्म सिर्फ एक ही ओवम से संलयन करें जनरली, क्योंकि उसके अंदर ऐसा सिस्टम पाया जाता है कि जैसे एक स्पर्म ने उसको पेनिट्रेट कर दिया ना, बाहर से भेज दिया, ठीक है, तो बाहर अपनी क्लोरीन बना लेती है।
जिससे कोई दूसरा स्पर्म ना घेर पाए। लेकिन कई बार क्या होता है दो जगह से स्पर्म एक साथ ही उस कंडीशन में तो सर मत जैसे कि ट्रिपल ट्विंस भी हो सकते हैं क्या? हां तीनों भी होते हैं, कहीं 5 भी होते हैं। अच्छा तू ट्राई करना है। ठीक है ठीक है। इसके अंदर 3 परतें, कितनी परतें भाई? 3। सबसे बारी है पेरीमीटर, उसके अंदर है मायोमीटर, उसके अंदर है एंडोमीट्रियम। ये पेरीमीटर में ये हम कहते हैं हमारे विसरल अंतरांगों से बनी होती है। किससे बनी होती है? विसरल अंतरांगों से। विसरल अंतरांग सेम ही है, ठीक है। इसको बोलते हैं विसरल पेरिटोनियम से बनी है। किससे बनी भाई? विसरल पेरिटोनियम से। हम लिखेंगे भाई ये है विसरल पेरिटोनियम से। किससे भाई? विसरल पेरिटोनियम से, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें मायोमीट्रियम की, तो मायोमीट्रियम हम कहते हैं कि जब प्रसव होता है उस वक्त इसके अंदर तीव्र संकुचन होते हैं। इसके अंदर क्या होता है भाई? तीव्र संकुचन। और ये हम कहते हैं कि आपके चिकनी पेशियों से बनी होती है। किससे बनी होती है? चिकनी पेशियों से। तो हम कहेंगे ये बनी होती है स्मूथ मसल से। किससे बनी है भाई? स्मूथ मसल से। और इसमें क्या होते हैं? तीव्र संकुचन होते हैं। क्या होते हैं भाई? तीव्र संकुचन। और कब होंगे? प्रसव के समय। कब होंगे भाई? प्रसव में। अगर एंडोमेट्रियम की बात करें तो हम कहेंगे सबसे आंतरिक परत है, ठीक है। इसके दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। एक होता है स्ट्रेटम फंक्शनलिस और एक होता है स्ट्रेटम बेसिलस, ठीक है। तो जब आर्धचक्र होता है उस वक्त हम कहेंगे फंक्शनलिस बनेगा और वापस टूट जाएगा, लेकिन बेसिलस एनी टाइम मौजूद रहेगा। बेसिलस एनी टाइम मौजूद रहेगा। फंक्शनलिस है वो हम कहेंगे आर्धचक्र से पहले बनेगा। जैसे मान लो अंडाणु का निषेचन नहीं हुआ तो हम कहेंगे यहां से आर्धचक्र आएगा, ठीक है। और आर्धचक्र के रूप में हम कहेंगे ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे इसके दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं भाई? दो। एक होता है स्ट्रेटम बेसिलस। कौन सा होता है भाई? स्ट्रेटम बेसिलस। और एक होता है स्ट्रेटम फंक्शनलिस, ठीक है। ये हम कहेंगे एनी टाइम मौजूद रहेगा, एनी टाइम मौजूद रहेगा, ठीक है। और ये हम कहेंगे आपके भाग लेगा किसमें? आर्धचक्र। क्लियर भाई बात? ठीक है। अब देखिए भाई हमने फेलोपियन ट्यूब ली थी स्टमक से लेके फिमरी तक। कहां से कहां तक ली थी? स्टमक से फिमरी तक, ठीक है। इस फेलोपियन ट्यूब की आपको अगर कोई लंबाई पूछे तो आप कितनी बताओगे? एनसीईआरटी कहती है 10 से 12 सेंटीमीटर, भाई 10 से 12 सेंटीमीटर। हम ये के लिए कहते हैं फेलोपियन नलिका कितनी? 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी, क्लियर बात? ठीक है। तो हमने गर्भाशय के बारे में देखिए, फेलोपियन ट्यूब के बारे में देखिए। अब फेलोपियन ट्यूब में एक स्पेशल पॉइंट आता है जो कि नीट का सबसे पूछे जाने वाला ज्यादा क्वेश्चन है, वो है इसके अंदर सिलिटेड कोलुमनार एपिथेलियम पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? सिलिटेड कोलुमनार। तो हम देखेंगे इसके अंदर पाया जाता है पक्षमापी। कौन सा भाई? पक्षमापी स्तंभ। क्लियर है बात? यहां तक किसी को डाउट?